आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा उसकी किडनी कब मोर देन 50% डैमेज हो गई है, बाहर से बिल्कुल सिम्टम नहीं आता है। अलग अलग पेशाब के रंग से हम ये बता सकते हैं कि शरीर में किस चीज़ की कमी है या कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है। एक बार डायलिसिस कराने का जो खर्चा होता है इंडिया के अंदर, वो 2000 से लेके 5000 या उससे भी ज़्यादा तक हो सकता है। किडनी डिटॉक्स क्या है और इसको कैसे करना चाहिए और क्या ये सेफ है। तो डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी खराब होने के कितने चांसेस हैं और क्यों जल्दी उनकी किडनी खराब होती है। हमारे को किडनी खरीदनी है या किडनी मुझे डोनेट करनी है, ऐसे भी कॉल्स आए हैं पास्ट में हमारे पास में कि सर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, हमें किडनी डोनेट करनी है। जैसे हमारी स्ट्रेस वाली नौकरी है, तो क्या हम लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं किडनी डिजीज़ के। किडनी हमारे शरीर के बहुत इम्पॉर्टेंट अंगों में से एक है और जितना इम्पॉर्टेंट ये अंग है उतने ही ज़्यादा किडनी के मामले जो है हमारे देश में आ रहे हैं। अगर आपको एक मोटा अंदाज़ा दूं तो भारत में जो किडनी के मरीज़ हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर इंडिया है इस मामले में। और भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति CKD से प्रभावित है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़। और 2021 का आंकड़ा देखें तो करीब 1,75,000 मौतें हो चुकी हैं। करीब करीब 2.5 लाख लोग हर साल या तो ट्रांसप्लांट के इशू से या डायलिसिस के इशू से डॉक्टरों के पास जाते हैं और हर साल ये नए मरीज़ हैं। करीब 2.5 लाख जो मरीज़ हैं, आंकड़ा है ये नए मरीज़ों का है। यानी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, सीरियस है। तो ऐसे में आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर महेंद्र शर्मा, यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आप जो है ये जितने पत्ते हैं किडनी को लेकर के, आज हमारे दर्शकों के सामने आप ये खोल दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र शर्मा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन द किडनी इश्यूज़। और आज हम विस्तृत जानकारी देंगे पब्लिक को कि क्या किडनी की बीमारियां होती है, किस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं जल्दी से जल्दी और क्या उसका उपाय और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी सर, पहला सवाल तो मेरा ये है, मतलब जितना आज बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ है, हर कोई सोशल मीडिया पर देख करके बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ है और प्रोटीन उसमें खाया जाता है। अब वे प्रोटीन भी है, तमाम तरह के प्रोटीन है, कुछ ब्रांडेड होते हैं, कुछ ब्रांडेड नहीं होते हैं। और कई बार मामले ऐसे आते हैं कि जो प्रोटीन है ये आपकी किडनी पर बहुत गलत असर कर सकता है, ख़राब असर हो सकता है, इससे किडनी को नुकसान हो सकता है। तो एग्जैक्टली किस तरह का प्रोटीन नुकसान करता है और अगर आप प्रोटीन खरीद रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो वो हेल्थ को मेंटेन करने में, मसल मास बिल्ड करने में और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है। पर वो अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी या जितनी क्वांटिटी ज़रूरत होती है उस क्वांटिटी में लिया जाए तो हेल्थ के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। पर अगर कहीं न कहीं बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर प्रोटीन इंटेक लिया जाता है तो वो हेल्थ पे, स्पेशली किडनियों पे थोड़ा साइड इफ़ेक्ट करता है लॉन्ग रन के अंदर। स्पेशली अगर पेशेंट को पहले से प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज़ है और पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं जो किडनी को पहले से डैमेज कर रही होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा कंट्रोल के अंदर और सुपरविजन में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत होती है। तो सर मतलब एक रफ आइडिया कि रोज़ाना कितना प्रोटीन मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए, हेल्दी पर्सन को 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन इंटेक की रिक्वायरमेंट होती है और ये रिक्वायरमेंट पेशेंट के वर्कआउट या कितना उनका फिजिकल एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे जो लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं जिम में, उनको 1.5 से 2 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग भी ज़रूरत होती है। इसी तरह कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि बच्चों को दुग्धपान करा रही हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी सेम ऐसे ही 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। जी तो हमें जो ज़्यादा केयरफुल रहना है वो प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज़, हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट्स के केस में केयरफुल रहना है। जी। तो सर क्या मतलब अगर ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है तो वो यूरिन में भी निकलने लगता है। देखिए, ज़्यादा प्रोटीन होता है, इंटेक अगर होता है तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी को उतनी ही एनर्जी की और वाटर की, उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो फैक्टर ये रहता है कि अगर आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं ज़्यादा, बॉडी की नीड है या बिना नीड के भी, तो वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वाटर इंटेक से किडनी का यूरिन आउटपुट सही रहता है तो जो भी टॉक्सिन्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनते हैं वो इजीली फ्लश आउट होते रहते हैं। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको कहूँगा कि जिम के अंदर भी जो लड़के अगर वर्कआउट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक लेते हैं, उनको ज़्यादा हाइड्रेशन रखना चाहिए किडनी की हेल्थ के लिए। और वहीं पे अगर आप हाइड्रेशन सही नहीं रख रहे हैं और बिना किसी सुपरविजन के एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं
तो वो उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो किडनी के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्पेशली अगर पेशेंट को पहले से प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं, जो कि किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, तो वो उस ऐसी डिजीज़ में डैमेज हो जाती है और उनका फिल्टरिंग कैपेसिटी ऑल्टर्ड हो जाता है। तो ये जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या एल्बुमिन और ये सब चीज़ें फिल्टर होने लग जाती हैं जी और किडनी को और एक्स्ट्रा डैमेज करती हैं। जी जी। अच्छा सर, मतलब ये भी कहा जाता है क्योंकि स्टोन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो कहते हैं कि अगर ज़्यादा पानी पीजिए स्टोन नहीं बनेंगे, तो ये कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं पर उनको फिर भी किडनी में स्टोन हो गए हैं। देखिए, किडनी स्टोन सच में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब किडनी स्टोन का बनना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ तो ये है कि किसी की बॉडी के अंदर ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कुछ मेटाबॉलिक इश्यूज़ रहते हैं, जिसके कारण पर्टिकुलर कुछ क्रिस्टल्स ज़्यादा बनते हैं। जी और वो क्रिस्टल्स ज़्यादा बनते हैं तो उनका प्रेसिपिटेट होना और स्टोन पार्टिकल्स बनना और फिर बड़े स्टोन्स बनना, ये एक प्रक्रिया होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलती है। तो इसमें हाइड्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगर कोई भी पर्सन वेल हाइड्रेशन रख रहा है, एडिक्वेट वाटर इनटेक ले रहा है, तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट होना या स्टोन बनाने का टाइम कम मिलता है और वो फ्लश आउट ईजिली हो जाते हैं। जी तो नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल वेदर के अंदर 2.5 टू 3.5 लीटर्स के बीच वाटर इनटेक रखना चाहिए। जैसे ही अगर वेदर हॉट ह्यूमिड हो रहा है, अब जैसे गर्मी का सीज़न आ गया है, तो ऐसे वेदर के अंदर हम 3.5-4 लीटर या उससे भी ज़्यादा पानी अगर पी रहे हैं तो वेल इनफ है। तो वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन किडनी स्टोन्स के रिकरेंट पर प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे होते हैं, उन लोगों में ज़्यादातर मैंने देखा है कि पानी कम पीने की आदत होती है। जी तो पानी अगर कम पी रहे हैं तो यूरिन कम बनेगा, तो जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनको किडनी के अंदर प्रेसिपिटेट होकर डिपॉजिट होकर स्टोन बनाने का टाइम ज़्यादा मिलेगा और वो फ्लश आउट ईजिली नहीं होंगे। जी तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा एक डाइटरी फैक्टर आता है कि सॉल्ट इनटेक और शुगर इनटेक। तो अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट इनटेक ले रहे हैं, उसके कारण भी स्टोन बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो मीठा अगर ज़्यादा खा रहे हैं या नमक ज़्यादा खा रहे हैं? नमक ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो नमक अगर ज़्यादा खा रहे हैं डाइट के अंदर, तो उससे स्टोन टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो नमक ना बिल्कुल। सिर्फ बीपी के लिए जिम्मेदार है, बल्कि किडनी में स्टोन बनाने के लिए भी हाँ जी। रिस्पॉन्सिबल हो नमक सकता नमक है। बीपी के साथ साथ शुगर सॉरी जो स्टोन टेंडेंसी है उसको जी भी बढ़ा देता है। जी जी। अच्छा सर, बहुत तरह के प्रोटीन्स भी आ रहे हैं मार्केट में, वे प्रोटीन है, ऑर्गेनिक है, और तमाम तरह के हैं। तो किडनी के लिए बेस्ट कौन सा रहता है अगर आप जिम जा रहे हैं तो? देखिए, ये तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगी, है ना? लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी प्रोटीन्स है, अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस डोजेज में ले रहे हैं और वेल हाइड्रेशन रख रहे हैं, तो वो सेफ़ जी है ना? पर अगर आप बिना किसी रेगुलेशन के एक्सेसिव प्रोटीन्स ले रहे हैं, हाइड्रेशन अगर आपका सही नहीं है, तो फिर वो किडनी को डैमेज कर सकता है। जी। अच्छा सर, जैसे मतलब जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, भाग दौड़ इतनी होती नहीं है, 9 घंटे या 8 घंटे हम ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, थके हारे घर गए, तो ऐसे चक्कर में कुछ लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए या इस तरह की चीज़ें के लिए वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पे लग जाते हैं। तो ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है, ये किस तरह से एग्जैक्टली किडनी पे नुकसान डालती है? देखिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो होती है लॉन्ग रन के अंदर किडनी ही क्या, और भी कई ऑर्गनों के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल वे में की जाए, एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए या ओकेजनली की जाए, तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, स्पेशली किडनी के ऊपर। तो मैं आपको कहूँ कि जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल भी बॉडी के ऊपर जो टॉक्सिन्स उसके मेटाबॉलिज्म से रिलीज होते हैं, वो प्राइमरली तो लीवर को डैमेज करते हैं, पर वो सेकेंडरली चूँकि एक्सक्रीट काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स यूरिन के थ्रू होते हैं, तो वो किडनी का स्ट्रेस बढ़ाते हैं और लॉन्ग रन में किडनी को डैमेज कर सकते हैं। जी हाँ, सेम इसी तरह जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग के भी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स को, लंग्स को डैमेज करते हैं, पर वो लॉन्ग रन के अंदर डेफिनेटली, चूँकि ब्लड वेसल्स ही किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का, यूरिन बनाने का काम करती हैं, है ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉन्ग रन के अंदर किडनी को भी डैमेज करता है। जी। अच्छा सर, एनर्जी ड्रिंक्स भी लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, फ्रेश रहने के लिए, तरोताज़ा रहने के लिए, एनर्जाइज रहने के लिए, तो क्या एनर्जी ड्रिंक का भी कोई असर होता है? हाँ जी, एनर्जी ड्रिंक्स में जो मेन कंपोनेंट होता है वो कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन के साथ साथ उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किडनी का स्ट्रेस भी बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनके अंदर शुगर होता है। तो शुगर जो चीज़ होती है वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनकी डायबिटीज़ को वर्सन कर देता है, या जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसमें फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज़ डेवलप होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। जी तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनडायरेक्टली फिर किडनी को
इस तरह से हार्म करते हैं। जी। अच्छा, क्योंकि आपने डायबिटीज़ की बात करी, तो डायबिटीज़ के मरीज़ों में किडनी ख़राब होने के कितने चांसेस हैं और क्यों जल्दी उनकी किडनी ख़राब होती है? देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत ही वास्ट सिंड्रोम कह सकते हैं, जिसके अंदर की मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है ना? तो अपनी बॉडी जो हार्मोन्स होती है, इंसुलिन हार्मोन बनाना कम कर देती है, तो उसके कारण शुगर का कंट्रोल नहीं रहता है, ब्लड शुगर बढ़ने लग जाते हैं। बढ़े हुए ब्लड शुगर के कारण फिर बॉडी में बहुत सारी जगह पे साइड इफ़ेक्ट्स होना चालू होते हैं। तो जो वो शुगर होता है वो ब्लड वेसल से फिल्टर होकर यूरिन में भी एक्सक्रीट होना चालू हो जाता है, और उसके कारण ब्लड वेसल्स भी हार्म डैमेज होती हैं। तो जो यूरिन में जो ब्लड शुगर जाते हैं वो फिर पेशेंट्स को इन्फेक्शन का रिस्क क्रिएट कर देते हैं, एक्सटर्नल इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं, और उसके कारण ब्लड प्रेशर का टेंडेंसी भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो डायबिटीज़ होती है वो बहुत ही वास्ट वैरायटी के अंदर, किडनी के अंदर बहुत सारी किडनी डिजीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़ को बढ़ा देती। जी। सर, अगला जो टॉपिक है वो यूटीआई का है। मतलब महिलाओं और पुरुषों दोनों में यूटीआई होती है। और ऐसे क्योंकि महिलाओं का एक बार फिर भी लोग समझ जाए, लेकिन पुरुषों में यूटीआई की होती है, और पुरुष जो है वो अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर के और इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मतलब नेग्लेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। तो महिलाओं और पुरुषों में यूटीआई के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको कॉमनली हम यूटीआई बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन होता है, और हर एज में उसके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। हाँ, यूरिनरी इन्फेक्शंस या यूटीआई फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि फीमेल्स में जो यूरिनरी पैसेज होता है या यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, और फीमेल्स में बैठ के यूरिन पास करने का टेंडेंसी होता है, इसलिए उनको यूरिन इन्फेक्शन कैच होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। मेल्स जनरली स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिन पास करते हैं, तो उनको यूटीआई का रिस्क कम रहता है। पर हम अगर रिस्क फैक्टर्स का बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन दोनों ही जेंडर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। जो प्राइवेट पार्ट्स का जो हाइजीन होता है वो अगर अच्छे से रख रहे हैं तो यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क कम है, अदरवाइज बढ़ जाता है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है कि कितना आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स कितना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स की जो सेफ्टी या क्लीनलीनेस होती है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है एज कम्पेयर टू आवर वर्किंग प्लेस और होम। जी। तो वो हमेशा रिस्क बढ़ा देता है इन्फेक्शन का। फिर जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है यंग फीमेल्स या यंग मेल्स के अंदर फिजिकल इंटीमेसी या सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में हमेशा यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो हमेशा इंटरकोर्स के बाद में दोनों ही जेंडर के लोगों को हमेशा प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करके या यूरिन पास करके अगर आप बेड पे जाएंगे सोएंगे तो यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क रिलेटिवली कम हो जाता है। जी। एक और रिस्क फैक्टर होता है वो होता है यूरिन होल्डिंग। स्पेशली फीमेल्स के अंदर बहुत बार वो लोग ज़्यादा कीन नहीं रहते हैं कि उनको पब्लिक टॉयलेट्स में या दूसरी जगह पे यूरिन पास करने में कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, तो वो काफ़ी घंटों तक जब तक बाहर रहते हैं यूरिन होल्ड करके रहते हैं, 5 घंटे 6 घंटे। तो जितना ज़्यादा देर तक आप यूरिन होल्ड करके रखेंगे वो यूरिन इन्फेक्शन का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। जी। हाँ, तो और एक जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है हाइड्रेशन, क्योंकि किडनी की जो लाइफ लाइन है वो वाटर इनटेक पे ही डिपेंड रहती है। तो जितना ज़्यादा हम वाटर इनटेक रखेंगे, जितना इनफ वाटर इनटेक रहेगा, उतना ही क्वांटिटी में यूरिन बनेगा और उतना ही यूरिनरी जो सिस्टम है किडनी से लेके यूरिनरी पैसेज तक वो फ्लश आउट होता रहेगा। तो बैक्टीरिया को वहाँ स्टे करने का और यूरिन इन्फेक्शन डेवलप करने का टाइम और चांस कम मिलेगा। जी। तो जो लोग कम वाटर इनटेक रखते हैं या जिनका आदत कम होता है कम पानी पीने का, तो ऑब्वियसली वो उनमें यूरिन इन्फेक्शन का टेंडेंसी बढ़ जाता है। जी। जी। अच्छा सर, इसके अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो उसको कैसे पता चलेगा? मतलब क्या साइंस दिखते हैं, और अगर हो गया है तो उसका इलाज क्या है? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन कॉमनली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिनरी पैसेज आता है दोनों ही जेंडर में, और ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट आता है। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेशाब में जलन, इंग्लिश में जिसको बर्निंग मिक्चुरेशन बोलते हैं। बार बार यूरिन जाना या यूरिन की जो टेंडेंसी है वो कॉन्स्टेंटली बने रहना, हर 5 मिनट 10 मिनट में पेशेंट को पेशाब लगता है, बाथरूम जाएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, फिर लगेगा। या पेट के निचले वाले हिस्से के अंदर कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट या हल्का दर्द होना। जब ये यूरिन इन्फेक्शन एक सीवियर वैरायटी में कन्वर्ट हो जाता है या किडनीज को इन्वॉल्व करता है, तो मेडिकल भाषा में उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। उस कंडीशन में पेट के साइड्स वाले हिस्से के अंदर पेशेंट को पेन होता है और बुखार भी आ सकता है। तो वो अपने आप में एक सीवियर वैरायटी ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन कंसिडर किया जाता है। जी। तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम घर पे खा सकते हैं, या कुछ ऐसा जो हमें यूटीआई के खिलाफ हमारे अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करे? देखिए, यूटीआई प्रिवेंट करने का, जैसे मैंने पहले भी बताया, सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका वाटर इनटेक है। अगर आप लिक्विड किसी भी फॉर्म में, वाटर ही नहीं, आप
मिल्क लीजिए या बटर मिल्क लीजिए या कोई जूसेस ले सकते हैं, वो सब वाटर की फॉर्म में ही बॉडी में अंदर जाता है और अल्टीमेटली यूरिन की क्वांटिटी या उसका वॉल्यूम बढ़ाता है, जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क कम किया जा सकता है। कुछ फ्रूट्स या फ्रूट जूसेज होते हैं जैसे क्रैनबेरी या सिट्रस, ये यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क डेफिनेटली कम करते हैं, तो उनका इंटेक लेने से यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क कम खट्टे किया जा फल जो सकता हैं है। और हाँ जी, जी जी। अच्छा क्रैनबेरी। सर, सीकेडी जैसे हमने बात भी करी थी कि भारत में सीकेडी के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, मतलब हर 6 में से एक व्यक्ति को, ऐसा सरकारी आंकड़ा है कि सीकेडी की समस्या है। तो सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है, क्यों होती है, और मतलब क्या हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर ज़िम्मेदार है या कोई खान पान ज़िम्मेदार है, कि वजह क्या है इसकी? देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज़ बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम किडनी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, किडनी की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं अंदर, ब्लड वेसल्स या पैरेन्काइमा या यूरिन फॉर्मिंग यूनिट्स, वो डैमेज होती हैं बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर्स। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जो फंक्शन होता है ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, उसका अलग ग्रेडिंग होता है। तो उसके लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट तो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड। उसके अलावा तीसरी चीज़ आती है पेशेंट का डाइट, कि अगर आप डाइट के अंदर एक्सेस शुगर्स ले रहे हैं, अनकंट्रोल या एक्स्ट्रा सॉल्ट इनटेक ले रहे हैं, तो वो किडनी को डैमेज करता है। देन आता है वाटर इनटेक, अगर हम रेस्ट्रिक्टेड वाटर इनटेक ले रहे हैं, कम पानी पी रहे हैं और हम ऐसे वेदर में काम कर रहे हैं जहाँ बॉडी को ज़्यादा नीड है पर नहीं पी पा रहे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली किडनी के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है। उसके बाद में आता है आपका डाइट, कि डाइट में अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वो किडनी के लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है, या किडनी के लिए ऐसे सब्सटेंस जो कि हार्मफुल हो सकते हैं जैसे एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक, जिम के अंदर काम वर्कआउट करते हैं तो बिना किसी गाइडेंस के हर्बल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जिनका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई स्टडीज़ नहीं है, और वो किडनी को फिर हार्म कर सकते हैं, फिर वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर एक होता है कि एक रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, ये ओवरऑल बॉडी के लिए और किडनी के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं, तो वो हमें एटलीस्ट 30 मिनट या 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन। बहुत बार लोगों को कॉमन है कि घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, उसके लिए अनरेगुलेटेड पेन किलर्स केमिस्ट से फार्मेसी पे लेके और लोग कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं महीनों से। तो लॉन्ग रन में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन किलर्स लेते हैं तो वो किडनी को सिग्निफिकेंटली हार्म करती हैं, और वो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ सीकेडी पेशेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मतलब इन जो मुझे मेजर 3 कारण लगे, ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा शुगर, और ये जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई है, ये इंडियंस में हर टेंडेंसी है। हाँ जी। हम ज़्यादा मीठा भी खाते हैं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें भी खाते हैं, बिना डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को फीस दिए जो है पैसे बचाने के चक्कर में केमिस्ट के पास जा कर के अनप्रिस्क्राइब्ड दवाई लेते हैं, और शायद यही वजह है कि हमारे इंडिया देश में जो है इतनी ज़्यादा केसेस जो हैं सीकेडी के बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इसी वजह से हमारे देश में डायबिटीज़ भी वर्ल्ड वाइड लीडिंग कॉज है, और इसी तरह हाइपरटेंशन और क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी वर्ल्ड में हम लीड कर रहे हैं इन सब डिजीज़ में। जी। अच्छा सर, जैसे अभी आपने यूटीआई के बारे में बताया, तो अगर किसी व्यक्ति की किडनी ख़राब होती है तो मेजर साइंस क्या नज़र आते हैं शरीर में, या यूरिन पास करने में कुछ पता चलता है इस बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब भी किडनी को नुकसान होता है तो अर्ली स्टेज में कोई साइन ही नहीं आता, आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा उसकी किडनी कब मोर देन 50% डैमेज हो गई है, और बाहर से बिल्कुल सिम्टम नहीं आता है। तो जब भी किडनीज डैमेज होना स्टार्ट होती है, जब सिग्निफिकेंट डैमेज हो जाता है, तब साइंस आने लगते हैं। सबसे जो अर्लीस्ट साइन होते हैं, पेशेंट के बॉडी में स्वेलिंग आना, चेहरे पे, आंखों के आसपास, एंकल में या फीट के अंदर, पेशेंट को थोड़ी थकावट महसूस होना, लिथार्जी, या कई बार थोड़ा उल्टी जैसा मन, जिसको नोज़िया बोलते हैं, वो हो सकता है, या पेशेंट को कभी कभी इचिंग होना, बिकॉज टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रिटेन रहते हैं तो उसके कारण इचिंग हो सकती है, थोड़ा सा चक्कर आना। इस तरह के जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं, उनकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें चेंजेस होना, यूरिन का वॉल्यूम कम होना, तो ये सब चेंजेस ज़्यादातर सिग्निफिकेंट डैमेज के बाद स्टार्ट होते हैं। अर्ली स्टेज में किडनी के कोई साइन नहीं आते हैं अनटिल अनलेस हम कोई रूटीन चेकअप कराएं या कोई दूसरी बीमारी के लिए चेकअप होता है, जब डायग्नोज होती है अर्ली डिजीज़। जी। जैसे जैसे किडनी में अगर स्टोन है तो वो हमारे पीठ में बहुत तेज़ दर्द होगा, शार्प शूटिंग पेन। तो क्या इस तरह का कोई पेन वगैरह भी होता है अगर किडनी डैमेज होती है तो? किडनी डैमेज में यूजुअली पेन नहीं होता है। किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के कारण पेन हो सकता है, स्टोन्स है तो स्टोन्स के कारण पेन हो सकता है, या
कई बार ब्लॉकेज अगर होता है पैसेज के अंदर, जैसे जी। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में कुछ ब्लॉकेज हो गया, कुछ टिश्यूज़ डेड होकर नीचे गिर गए, ब्लॉक कर दिया, तो उस कंडीशन में पेन होता है। पर नॉर्मली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं उसमें यूजुअली पेन नहीं होता है। जी। अच्छा सर, इसी के साथ ना एक पुरुषों से जुड़ा सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जो प्रोस्टेट की समस्या है वो पुरुषों में ही देखने को मिलती है। तो एग्जैक्टली लीडिंग कॉज क्या है प्रोस्टेट की समस्या का पुरुषों में? देखिए, प्रोस्टेट ये बिल्कुल सही है, एक्सक्लूसिवली पुरुषों के अंदर ही होता है। और प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट होता है वो आफ्टर सर्टेन एज स्टार्ट होता है, 45 या 50 ईयर्स के बाद में। और उसी के बाद ही प्रोस्टेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उन पुरुषों के अंदर स्टार्ट होते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट की, वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या बार बार यूरिन जाना, रात में एक बार से ज़्यादा बार यूरिन के लिए उठना, जब यूरिन के सेंसेशन लगा तो कंट्रोल नहीं कर पाना, बाथरूम पहुँचते पहुँचते कई बार कुछ ड्रॉप्स कपड़ों में टपक जाना, या जब यूरिनेशन के लिए हम खड़े होते हैं तो स्ट्रीम स्टार्ट होने में टाइम लगना, जिसको हेजिटेंसी बोलते हैं। और जो स्ट्रीम होती है वो खुल के नहीं आना, पुअर यूरिन फ्लो, या जो यूरिन की जो स्ट्रीम होती है वो रुक रुक के आना, इंटरमिटेंसी उसको बोलते हैं। ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो प्रोस्टेट को लेके जो सबसे बड़ा मिथ होता है वो प्रोस्टेट की साइज़ को लेके होता है, क्योंकि बहुत बार इनफैक्ट जनरल फिजिशियन या दूसरे जो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि रिपोर्ट पे अगर अल्ट्रासाउंड पे प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल जैसे 20 to 25 ग्राम आ गया, तो अगर 60 ईयर के पर्सन में प्रोस्टेट साइज़ 20 ग्राम्स आ गया तो वो क्लेम कर देते हैं कि साहब आपको ये सिम्टम्स प्रोस्टेट के कारण नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं उसकी साइज़ के साथ साथ उसकी इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट ऐसा ऑर्गन है जो नॉर्मल कंडीशन में जितना रिलैक्स होता है, जब यूरिन पास करता है पेशेंट तो उतना ही यूरिन खुल के होता है, उसको डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो अगर उसके जो रिलैक्सिंग टेंडेंसी है वो उतना रिलैक्स नहीं होगा तो वो डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, मतलब रास्ता खुलेगा नहीं तो पेशेंट यूरिन खुल के पास नहीं करेगा, तो उसके कारण फिर उनका यूरिन का स्ट्रीम स्लो आएगा और सेकेंडरी इनवॉल्वमेंट के कारण ब्लैडर चेंजेस उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। तो प्रोस्टेट साइज़ के साथ साथ बिना मतलब नॉर्मल साइज़ होने के बावजूद भी ब्लॉकेज कर सकता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड। जी। अच्छा सर, आजकल ना सोशल मीडिया पे किडनी डिटॉक्स बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ भी डिटॉक्स लगा कर के लोग जोड़ देते हैं, और फिर लोग हाथों हाथ उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अप्लाई करना शुरू करते हैं, भले ही उसका कोई भी असर दिखे। तो किडनी डिटॉक्स क्या है और इसको कैसे करना चाहिए और क्या ये सेफ़ है? देखिए, किडनी डिटॉक्स आई थिंक एक मिसनोमर कहूँगा मैं उसको, क्योंकि जो किडनी की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है वाटर इनटेक। तो अगर आप वाटर इनटेक इनफ क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही किडनी को डिटॉक्स कर रहा है। जो भी यूरिन के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट अगर साधारण भाषा में कहें जो बन रहे हैं, अगर वाटर इनटेक ज़्यादा लेंगे यूरिन आउटपुट ज़्यादा बनेगा, बॉडी से एक्सक्रीट होता रहेगा। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऐसे कोई मॉलिक्यूल या ऐसा कोई केमिकल या कोई रेमेडी नहीं है जिसको आप लें और किडनी और अच्छे से फ्लश करना स्टार्ट कर दें। किडनी ऑलरेडी 24/7 अपनी बेस्ट लिमिट्स के साथ काम कर रही होती है। अनटिल अनलेस किसी और डिजीज़ या कोई और ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिससे कि हम किडनी को बूस्ट कर सकें। वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से काम कर रही होती है 24/7। जी। अच्छा सर, एक बार कई बार ऐसा लगता है कि भाई पेशाब अगर पीला आ रहा है तो शरीर में पानी की कमी है, या अगर पेशाब पीला नहीं है, नॉर्मल है, तो पानी की कमी नहीं है। तो क्या अलग अलग पेशाब के रंग से हम ये बता सकते हैं कि शरीर में किस चीज़ की कमी है या कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यूरिन का कलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन होता है जो पेशेंट और डॉक्टर दोनों को कई बीमारियां डायग्नोज करने में हेल्प करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जो पेशेंट है वो इनफ क्वांटिटी में वाटर इनटेक ले रहा है या नहीं ले रहा। तो नॉर्मल यूरिन का जो कलर होता है वो क्लियर से और पेल येलो टाइप होता है। अगर ऐसा कलर आपके यूरिन का किसी का बन रहा है, इसका मतलब आपका वाटर इनटेक ठीक है, आपका हाइड्रेशन ठीक है। अगर आपका यूरिन डार्क येलो आ रहा है, इसका मतलब आप वाटर इनटेक इनफ नहीं है, आपको वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। अगर बहुत सिग्निफिकेंटली डार्क येलो है तो उसमें लीवर डिजीजेज का पॉसिबिलिटी हो सकता है, जॉन्डिस वगैरह में डार्क येलो हो जाता है। कई बार यूरिन के अंदर फॉर्म बनते हैं कॉमोड के अंदर, तो वो जो इंडिकेशन होता है वो इन्फेक्शंस में भी हो सकता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर लॉस हो रहा है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो उसके अंदर आपके यूरिन के अंदर फॉर्म ज़्यादा बन सकते हैं। अगर पेशेंट का यूरिन पिंक कलर का या रेडिश कलर का आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके यूरिन में ब्लड लॉस हो रहा है। अच्छा। तो ब्लड लॉस यूरिन में जाना मेडिकली उसको हीमोचूरिया बोलते हैं। उसके जो कॉमन कॉज होते हैं उसमें एक होता है यूरिन में इन्फेक्शन, यूटीआई, एक होता है किडनी स्टोन्स कि स्टोन्स रहते हैं तो उसमें भी रेडिश कलर यूरिन आ सकता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट
जो कॉज होता है वो होता है मैलिग्नेंसीज। कोई भी कैंसर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर होता है तो वो ब्लीडिंग कर सकता है। तो अगर किसी का भी यूरिन रेडिश कलर, पिंक कलर का हो रहा है तो उसको तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर जांच कराना चाहिए। और उसके अलावा जो कलर होता है जिससे ब्राउन या कॉफ़ी कलर कॉज है किसी का आ रहा है, तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का इंपॉर्टेंट साइन होता है। या वो एक हिमेचुरिया का भी एक ऑल्टर्ड कलर हो सकता है, तो उसमें भी सेम जो रेडिश कलर यूरिन के कॉज हैं वो हमें इवेलुएट करने चाहिए। जी। कई बार यूरिन का कलर मिल्की वाइट या दूधिया कलर भी होता है, या जिसको हम बोलते हैं टर्बिड यूरिन, तो वो भी एक हमें हेल्प करता है कि पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। एक प्रॉब्लम होती है काइल्यूरिया, जिसके अंदर की कुछ प्रोटीन्स या प्रोटीनिशियस सब्सटेंस यूरिन में लीक होते हैं, तो वो उससे हमें कलर देख के हम पता कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, जैसे अभी यूरिन में अगर कोई समस्या होती है तो किडनी पे उसका असर पड़ता है, लेकिन अगर किसी को समस्या बढ़ गई है तो किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब भारत में क्या क्या सुविधाएं हैं? बेसिकली कब ज़रूरत पड़ती है किसी मरीज़ को किडनी ट्रांसप्लांट की या डायलिसिस की, और क्या कॉस्ट आती है? क्योंकि कई बार लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के चलते अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो क्या उनका कोई अल्टरनेटिव भी है? देखिए, किडनी डैमेज होते होते ग्रेड 1 से ग्रेड 5 में अगर पहुंच जाती है, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो भी दिनचर्या के लिए खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, वो पूरा वाटर उनके यूरिन में फ़िल्टर होके नहीं निकल पा रहा, और जो मिनरल्स, जो टॉक्सिन्स हैं, यूरिया वगैरह, वो अगर एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और पेशेंट को जो सीकेडी के सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग होना और क्रेटिनिन बढ़ना, यूरिया बढ़ना, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो वो कंडीशन में पेशेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक टेम्परेरी ऑप्शन होता है हीमोडायलिसिस, जिसको साधारण भाषा में डायलिसिस बोलते हैं। जी। तो डायलिसिस आजकल वास्टली कॉमनली अवेलेबल है हर जगह पे, पर उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है हफ्ते में एक बार से लेकर 3 बार तक ज़रूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो किडनीज़ हैं वो कितना काम कर रही हैं, कितना कम कर चुकी हैं। अगर फुली फेल हो चुकी हैं किडनीज़ तो वीक में 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत होती है। एक बार डायलिसिस कराने का जो खर्चा होता है इंडिया के अंदर, वो 2000 से लेके 5000 या उससे भी ज़्यादा तक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल सेटअप्स। पर नॉर्मली 2000 से 3000 तक में मिड लेवल हॉस्पिटल्स में हो जाता है, जो ट्राई से वीक होता है, और फिर मंथ के अंदर लगभग 15-20 हज़ार का एक्सपेंस इस चीज़ का होता है। जी। तो अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो डायलिसिस वाले पेशेंटों को जो बेटर ऑप्शन होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट का। तो किडनी ट्रांसप्लांट को लेके एक चीज़ मैं क्लियर कह दूं कि इंडिया के अंदर जो लीगल जो प्रोविजंस हैं, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट कोई भी पेशेंट का रिलेटिव या नियर रिलेटिव ही दे सकता है। बहुत बार हमारे पास ऑनलाइन कॉल्स आती हैं कि साहब हमारे को किडनी खरीदनी है या किडनी मुझे डोनेट करनी है। ऐसे भी कॉल्स आए हैं पास में हमारे पास में कि सर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, हमें किडनी डोनेट करनी है। तो ये कम्प्लीटली क्राइम है इंडिया में। पैसे से किडनी ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, और ना ही कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर इस तरह का काम करता है। जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका रिलेटिव या नियर रिलेटिव। अब रिलेटिव और नियर रिलेटिव में कौन कौन आते हैं? जैसे कोई भी पर्सन है, उसका ब्लड रिलेशन, भाई बहन, माँ बाप, ये क्लोज रिलेटिव या ब्लड रिलेटिव बोलते हैं, ये किडनी दे सकते हैं या ले सकते हैं। वाइफ, बेटे बेटी। और नियर रिलेटिव में आता है जैसे कोई भी पर्सन है, उसका ब्रदर इन लो, जी। सिस्टर इन लो, रिश्तेदार फादर कोई। इन लो, क्लोज रिलेशंस, जो कि हम डीएनए स्टडीज़ करके उसको वेरीफाई करते हैं लीगली। जी। क्योंकि लोग आजकल फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाने लग गए हैं, तो कहीं दूसरे स्टेट का पर्सन अगर आपके पास इलाज के लिए आया है तो हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की कमेटीज़, हॉस्पिटल की कमेटीज़ होती हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसका एक पूरा लीगल चैनल होता है जिसमें कि ये वेरिफिकेशन किया जाता है। इनफैक्ट अकाउंट्स तक चेक किए जाते हैं कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह तो नहीं हुए हैं, कि कहीं पैसे का कोई लेन देन नहीं है, और सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद में अप्रूवल होता है कि हाँ, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट के जो डोनर और रिसिपिएंट हैं ये लीगल है, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तब हॉस्पिटल और डॉक्टर उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। जी। तो जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो एक्सपेंस होता है इंडिया के अंदर, किसी ज़माने में 15 लाख 20 लाख तक इसका एक्सपेंस होता था, पर जैसे ट्रांसप्लांट सर्जन्स और हॉस्पिटल सबकी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, मैन पावर बढ़ रहा है, तो आज की तारीख में 7 लाख टू 10 लाख के बीच में अच्छे हॉस्पिटल सेटअप्स में सब जगह किडनी ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी जो होती हैं वो हो जाती हैं। जी। अच्छा सर, अगर किसी की दोनों किडनी खराब हुई हैं तो उस व्यक्ति को, उस मरीज़ को, क्या दोनों किडनी लगाई जाएंगी या एक किडनी लगाई जाएगी? मतलब किस हिसाब से तय किया जाता है कि किस तरह का ट्रांसप्लांट उनको चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी इंसान की जो बॉडी होती है, उसकी जो मेंटेनेंस होता है वो दोनों किडनी से चल रहा होता है।
पर मैं आज ये चीज़ कम्प्लीटली बता देता हूँ आपको कि कोई भी पर्सन का एक किडनी परमानेंटली डैमेज हो गया है या जन्म से उसका एक किडनी नहीं है या उसने किसी रिश्तेदार को एक किडनी डोनेट कर दी है तो जी। उसका बॉडी एक किडनी के ऊपर ज़िंदगी भर अच्छे से चल सकता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, वो एट रिस्क रहता है, जी। तो ये टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत रहती है क्योंकि एक ही किडनी है इसलिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की ज़रूरत जनरली तभी पड़ती है जब दोनों किडनीज डैमेज होती हैं, उसी को एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं हम लोग। जी। एक किडनी अगर डैमेज हुई है तो एक किडनी पूरी बॉडी का बर्डन बियर कर लेती है और इनफैक्ट काम की जो टेंडेंसी है उसकी कैपेसिटी होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ भी जाती है ओवरकम करने के लिए। जी। अच्छा सर, चलते चलते आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास हज़ारों मरीज़ आते हैं, तो उन सब में आपने कुछ ना कुछ नोट किया होगा कि किस तरह की आदतें हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में वो हमारी किडनी पर असर कर रही है, चाहे वो ख़राब करने को लेकर के हो, चाहे यूटीआई को लेकर के हो। कौन सी आदतें हैं जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर हमें सही और सुरक्षित सेहतमंद ज़िंदगी जीनी है? देखो, सबसे बेसिक आदत तो किडनी के लिए वाटर इनटेक की है। जैसे स्टार्टिंग से मैंने बताया कि आप वेल हाइड्रेशन रखो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, तो किडनी का हेल्थ अच्छा रहेगा। प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड, एक्स्ट्रा सॉल्ट वाले फूड आपको रेस्ट्रिक्ट करने रहेंगे, कम लेना रहेगा। और जो हाई कैलोरी डाइट है, हाई शुगर फूड है, वो आपको रेस्ट्रिक्ट करने रहेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये आपको रेस्ट्रिक्ट करने रहेंगे तो किडनी हेल्दी रहेगी। और एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक विदाउट सुपरविजन बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर रहता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जहाँ बॉडी को ज़रूरत है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है, आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कोप अप नहीं कर पाएंगे, आपका मसल मास नहीं बिल्ड कर पाएगा। फीमेल्स प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन है, प्रोटीन का ज़रूरत है, लेना पड़ेगा। विद सुपरविजन आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिए बस। आपको जो एक्सरसाइज है, योगा, व्यायाम, रनिंग, वो रेगुलरली हाफ एन आवर टू 45 मिनट डेली करनी चाहिए। ओवरऑल बॉडी के लिए इंक्लूडिंग किडनी वो हमेशा हेल्दी रहती है। बैलेंस डाइट लीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए एज वेल एज किडनीज़ के लिए। नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन या नेफ्रोटॉक्सिक जो रेमेडीज़ हैं, जो विदाउट सर्टिफाइड जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या कोई दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिनका रेगुलेशन नहीं है, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत साइड इफ़ेक्ट डालता है। तो जितना हम रिलैक्स रहेंगे, जितना हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितना अच्छा हम नींद लेंगे, तो ओवरऑल बॉडी इंक्लूडिंग किडनीज़ के लिए अच्छा रहेगा। तो मतलब जैसे हमारी स्ट्रेस वाली नौकरी है, तो क्या हम लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं किडनी डिजीज़ के, या जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं या आईटी सेक्टर है, तो क्या इन सेक्टर्स में आप देखिए ज़्यादा मरीज़ देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस डायरेक्टली रिस्क नहीं बढ़ाएगा, लेकिन सपोज करो आप अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में है तो ऑब्वियसली वो आपके वाटर इंटेक को अफेक्ट कर सकता है, वो आपकी स्लीप को अफेक्ट कर जी, सकता जी, है। जी। आप टाइमली खाना नहीं खाएंगे, टाइमली ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें फिर आपको किडनीज को अफेक्ट कर सकती है। आपको बहुत कम टाइम मिला है तो आप हो सकता है प्रोसेस्ड फूड, चिप्स खा लिया या हाँ, ऐसी कोई चीज़ें बिल्कुल। खा लेंगे या तो एनर्जी ड्रिंक ले लेंगे, हाँ। तो ये जो चीज़ें होती है वो इनडायरेक्टली ऐसे फैक्टर्स क्रिएट कर देती हैं जो किडनीज के ऊपर साइड इफ़ेक्ट करते हैं और उसका रिस्क बढ़ाते हैं। जी। तो सर, ज़्यादा मरीज़ हमें किडनी के कहाँ देखने को मिलते हैं, शहरों में या गाँवों में, और इसकी वजह क्या है? देखिए, ऑब्वियसली शहरों के अंदर ही किडनी के मरीज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो रहन-सहन है, जो प्रोसेस्ड फूड है या ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा स्मोकिंग, ये आजकल यंगस्टर्स में तो एक स्मोकिंग का और अल्कोहल का एक फैशन भी हो गया है। लोग स्टेटस को भी लेके चलते हैं कि भाई हम अगर इस तरह का चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग कूल, है ना? तो एक पीयर फैक्टर वाली चीज़ भी होती है कि आप अगर ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप इन्फीरियर फील करेंगे, तो आप कंपनी को एंजॉय करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो शहरों में ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़्यादा है। गाँव के अंदर ज़्यादा होने का रीज़न डिफरेंट है। वहाँ लाइफस्टाइल अच्छी है, लोग किलोमीटर्स तक वॉक करते हैं, घूमते हैं, दिन भर शहरों में, गाँव में घूमते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, पर वहाँ डिजीज़ ज़्यादा पता चलने का रीज़न है नेग्लिजेंस, कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। उनको जब तक सिम्टम्स पता नहीं चलेंगे, अपना रूटीन चेकअप नहीं कराएंगे, तो वहाँ डायग्नोसिस डिले होता है। इसलिए वहाँ ज़्यादा जो भी केसेस मिलते हैं वो इसलिए ज़्यादा मिलते हैं। जी। बाकी अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑब्वियसली शहरों के अंदर इसका रेशो ज़्यादा मिलेगा। जी। तो आपने डॉक्टर महेंद्र शर्मा को सुना, उन्होंने बताया कि कौन सी लीडिंग कॉज है इंडिया में
किडनी से जुड़ी बीमारियों के लिए आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपके लिए दुश्मन बन चुकी हैं, ना सिर्फ किडनी के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए। और इसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं किडनी से जुड़े हुए या तमाम दूसरे हेल्थ इशू से जुड़े हुए, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। हम डॉक्टर से पूछ करके उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको किडनी से जुड़े कोई सवाल हैं, पर्सनल हेल्थ है, कोई पर्सनल हाइजीन है, मेंस हेल्थ है, वो भी आप लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पूरी उम्मीद करते हैं और इसी के साथ आपको ऑफिशियली दोबारा न्योता भी देते हैं ताकि नेक्स्ट एपिसोड हम मेंस हेल्थ पर बनाएं। इंडिया में बातचीत बहुत कम होती है इस मुद्दे पे, लोग हाँ इसको समझते हैं, लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके और किडनी डिजीज़ के ऊपर बात करके। आशा करते हैं दर्शकों को ये पसंद आएगा और उनकी नॉलेज, उनकी जानकारी इससे बेटर होगी और कहीं न कहीं अपनी हेल्थ को लेके उनको हेल्प भी करेगा। बिल्कुल। थैंक यू। तो देखते रहिए खड़क। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।